हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइकोलॉजी टीचर। आज के सेशन में हम पीजीटी का पेपर जो सॉल्व कर रहे थे, एक और हो नहीं पाया था क्योंकि आई डोंट नो हाउ इट गॉट डिलीटेड। वो हम वापस सॉल्व करते हैं। दिस पेपर इज फ्रॉम बिहार पीएससी एंड ये पीजीटी का पेपर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 से इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 2 क्योंकि हम तो सिर्फ साइकोलॉजी ही कवर करने वाले हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, which perspective is often referred to as the third force in psychology and focuses on person's freedom of choice in determining his behavior। देखिए, जैसे ही इन्होंने थर्ड फोर्स बोल दिया, इसका मतलब हमको पता चल गया कौन सा होगा, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा। पर आपको तभी भी नहीं पता है तो उन्होंने अलग से लिख दिया है पर्सन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है, तो बहुत ऑब्वियस हो गया ये। दैट मेक्स इट इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बायोसाइकोलॉजिकल होगा नहीं, कॉग्निटिव नहीं होगा, बिहेवियरिज्म नहीं होगा। करेक्ट आंसर वाज ह्यूमनिस्टिक, दिया नहीं हुआ है, तो none of the above would be the correct answer. Then experimental research and quasi experimental research can be distinguished on the basis of, अलग अलग तरीके की रिसर्चेस होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती है, क्वाजा एक्सपेरिमेंटल होती है, तो इनमें हमको बताना है कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो दोनों में होता है ना, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी होता है, क्वाजा एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी होता है, तो ये तो गलत हो गया। रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, नाउ दिस इज पर्टिकुलर टू व्हाट, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं सब्जेक्ट्स के एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल मेथड में नॉन रैंडम असाइनमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये डिफ्रेंशिएट कर रही है, डिस्टिंग्विश कर रही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। देन हु इंट्रोड्यूस द हायरार्कियल नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी, इजी क्वेश्चन। किसने दिया है हायरार्कियल नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी? दिस वाज गिवन बाय कॉलिंस एंड क्विलिन। ओके, कॉलिंस एंड क्विलिन ने दिया है। स्टर्नबर्ग की तो इंटेलिजेंस वाली थ्योरी थी, तो ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा यहाँ। टल्विंग जो है, इन्होंने मेमोरी की बात की थी, यस, पर इन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की थी, तो यहाँ पे जो नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे बी इज ओनली आर करेक्ट आंसर। देन ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बताना है कौन सा नहीं है ग्रुप टेस्ट। तो ऑटिस लेनन टेस्ट तो ग्रुप टेस्ट ही है ना। कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट, दिस इज ऑल्सो ग्रुप टेस्ट बेस्ड ऑन पास मॉडल। फिर हेनमॉन नेल्सन टेस्ट भी एक ग्रुप टेस्ट ही है, तो ये तीनों ही है। नॉट पूछा है, इसका मतलब नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देन कटेल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो क्या बोलते हैं, CFIT इज प्रिज्यूम टू मेजर। अब कटेल का है तो या तो फिर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मेजर करेगा या फ्लूइड करेगा। यहाँ पे जो कल्चर फेयर टेस्ट है ना, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस मेजर करता है, क्रिस्टलाइज नहीं करता है। वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी एबिलिटीज देखता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देन अ साइकोलॉजिस्ट डेवलप्स अ न्यू टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, उन्होंने नया टेस्ट बनाया इसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। He correlates this test scores of the students with the marks obtained by them in mathematics in their examination held recently। मतलब उनका ऑलरेडी एक मैथ्स का एग्जाम हुआ था, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब यहाँ पे भी मैथ्स हुआ, तो इसके जो स्कोर्स है ना, पहले जो मेजर हो गए थे, उन दोनों को इन्होंने क्या किया, कोरिलेट किया। कह रहे हैं इस ये कोरिलेशन अच्छा खासा आया, हाई आया, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी क्या टेस्ट की? नहीं, इंटरनल कंसिस्टेंसी तो आइटम आइटम के बीच में होती है, तो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे दो टेस्ट के बीच में कर रहे हैं। हाई प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहाँ, कुछ प्रेडिक्ट थोड़ी कर रहे हैं यार आपको। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अभी मॉक टेस्ट दिया और बाद में आप फाइनल टेस्ट दे रहे हो, तो वो आपका मॉक टेस्ट जो है वो फाइनल वाला प्रेडिक्ट कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी तो बता ही नहीं रहा है ना, तो वैलिडिटी है। दिस इज एक्चुअली कनकरेंट वैलिडिटी, दिस इज कनकरेंट वैलिडिटी, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, देन अगेन नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, सो वी वुड बी स्किपिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई ट्राइड टू मैच दीज लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, एंड आई डोंट नो, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं एंड द आंसर की से समथिंग एल्स, so I don't want to create any kind of controversy, so we'll just skip this question. Okay, already I have used a lot of my brain in it and I don't have energy anymore. Okay, so next question, which one of the following is not a trait theory of personality proposed to factor analysis? कह रहे हैं कौन सी थ्योरी ट्रेट थ्योरी नहीं है जो फैक्टर एनालिसिस से प्रपोज हुई है। तो आइसिंग भी ट्रेट थ्योरी है, कटेल की भी ट्रेट थ्योरी है, मैक्रेन कोस्टा की भी ट्रेट थ्योरी है।
आइसिंग की थ्योरी भी फैक्टर एनालिसिस से बनी है, कटेल की थ्योरी भी फैक्टर एनालिसिस से बनी है, इनकी भी बनी हुई है, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए आंसर, बट आंसर की सेज आइजिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट आंसर किया क्या अकॉर्डिंग दिस इज द करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज मेनली इंडेक्सिंग। जो टॉरेंस का टेस्ट था वो प्रोसेस पे फोकस करता था, ठीक है। तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग विल फोकस ऑन क्रिएटिव प्रोसेसेस, इजी, ओके। अलग अलग है ना जो लोग, मतलब आपको पता होना चाहिए जैसे टॉरेंस का किस पे बेस था, और या क्रिएटिविटी के कितने लेवल्स हैं, लाइक प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस है, और क्या है, ठीक है, 4 हैं एक्चुअली। प्रेस भी है एक, एंड देयर इज वन मोर, ओके। Okay, which one of the following phenomena demonstrates that subject takes longer time to recognize emotionally charged words when compared to neutral stimulus words? Okay, तो इसको हम perceptual defense कहते हैं। हमारा परसेप्चुअल सिस्टम जो होता है ना वो ब्लॉक कर देता है कुछ चीज़ों को, या डिले कर देता है जो बहुत इमोशनली चार्जिंग इवेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किसी के साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है, ओके, कुछ क्राइम हुआ है, डेथ हो गई है किसी की उस चीज़ में, तो वो वाले ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ उनका ट्रॉमा लिंक्ड है, या बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर कर दे रहे हैं, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन दे डू रिकॉग्नाइज, ओके। That is called as perceptual defense. Then according to Noam Chomsky लैंग्वेज में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। What is language acquisition device? LAD कह रहे हैं। तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस कोई डिवाइस नहीं होता है ये, इट्स नॉट लाइक एक डिवाइस है जो हमारे सिस्टम में बिल्ट इन है, या नॉट मशीन्स, ओके। तो डिवाइस नहीं है, बट इट इज क्या है, एन एनवायरमेंट एंटिटी दैट अलाउज पीपल नो, a biological element of the brain, okay, that allows us to learn language, yes, this is LAD। एक बायोलॉजिकल एलिमेंट है हमारे ब्रेन में रहता है जो हमको लैंग्वेज सीखने में मदद करता है, दिस इज LAD अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है, इफ यू हैव स्टडीड यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है, अच्छी थ्योरी दी है इन्होंने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स पूछ रहा है, देयर इज अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले कह रहे हैं ट्रायल एंड एरर, तो ये तो है ना। ट्रायल एंड एरर में आप क्या करते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, आपके पास 5 कीज हैं, एक लॉक है, ठीक है, तो आप एक एक करके पांचों को लगा रहे हो, देख रहे हो कि खुल रहा है ताला कि नहीं खुल रहा है, तो दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर यू। तो ये तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड। मेंटल सेट नहीं है, मेंटल सेट तो फिक्स रिजिड हो जाता है ना, तो वो नहीं होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। एल्गोरिदम जो है दैट इज स्टेप बाय स्टेप मेथड। किसी भी चीज़ का अगर आपको सब्जी बनानी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, भूख मिटानी है, आप उसके लिए सब्जी बनानी है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही है ना, पहले सब्जी काटोगे ही ना, पहले बना तो नहीं लोगे, राइट। सो दैट इज एल्गोरिदम फॉर यू। ह्यूरिस्टिक इज लाइक मेंटल शॉर्टकट, इसको हम कहते हैं मेंटल शॉर्टकट। इमीडिएट आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सही हो, बट आपको मिल जाएगा। तो 1, 3 एंड 4 तो है। फंक्शनल फिक्सेडनेस नहीं होगा, फंक्शनल फिक्सेडनेस तो आपको लिमिट कर देता है, आपकी थिंकिंग को लिमिट कर देता है, आपकी रीजनिंग को लिमिट कर देता है, कि किसी एक चीज़ का एक ही सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग माई आई पैड टू टीच, ओके, तो मैं इसको क्या करूँ, मेरा पेपर्स उड़ रहे हैं तो मैं इसको ऊपर रख के यूज़ नहीं करूँगी, इसको ऊपर रखते तो पेपर नहीं उड़े, ये वाला दिमाग चलेगा ही नहीं, ठीक है, ये वाली रीजनिंग हो ही नहीं पाएगी किसमें, फंक्शनल फिक्सेडनेस में, ओके। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। देन अ पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 ईयर्स, ओके, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 20 वर्ष है। मेंटल एज कितनी है, 16 वर्ष है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, आई क्यू निकालो, हमको फॉर्मूला पता है, MA/CA × 100, ठीक है। लेकिन हमको ये भी पता है कि क्रोनोलॉजिकल एज, अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो क्रोनोलॉजिकल एज की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 16 ईयर्स होती है, तो 16/16 × 100 हो जाएगा, विच विल गिव अस 100, IQ ऑफ 100। तो होना क्या चाहिए, 100 होना चाहिए, पर आंसर की में अगेन क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने CA जो है वो BC रखा है, विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल, उसके लिए आपको दूसरा IQ का फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर आप DIQ भी लगाएंगे तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको उसके लिए आपको Z स्कोर चाहिए या कुछ तो चाहिए, राइट, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं है।
Answer should be 100. In answer key they have given 80. Then Arjun gets annoyed when his mother nags him to do his homework. ठीक है? When he finally does it, his mother stops nagging. Now he does the homework without nagging. Nagging यहाँ पे क्या है? उनकी अर्जुन जो है उसको गुस्सा आ रहा है जब भी उसकी मम्मी उसको टोकती रहती है कि होमवर्क करो होमवर्क करो। जब वो कर लेता है उसकी मदर नाक करना बंद कर देते, उसको टोकना बंद कर देते। तो ये क्या है? ये पनिशमेंट तो है नहीं ना। दिस इज नॉट पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर होने की प्रोबेबिलिटी को, बिहेवियर ऑफ होमवर्क हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम बिहेवियर होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसकी टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या होता है, री होता है। अब पॉजिटिव कब होगा, जब हम कुछ अच्छी चीज़ ऐड ऑन करेंगे कि बच्चे ने होमवर्क कर लिया तो मदर ने उसको चॉकलेट दे दी या उसको वीडियो गेम खेलने के लिए दे दिया। ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब कुछ अनप्लेजेंट स्टिमुलस हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हटा दिया उन्होंने, नैग करना हटा दिया, विच इज व्हाट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इजी। ओके। देन क्वेश्चन है, पीपल वेरी इन देयर परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल। सबकी जो परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल होती है वो डिफरेंट होती है। तो किस किस वजह से होती है कह रहे हैं, द डिग्री टू विच द परसेप्शंस आर फ्लेक्सिबल। तो ये बात तो ठीक है ना, सबके परसेप्शन अलग अलग होते हैं, कुछ जन फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ जन रिजिड होते हैं। एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी, करेक्ट। कोई इंट्रोवर्ट है तो वो अलग तरीके से थोड़ी चीज़ें देखेगा, परसीव करेगा। कोई एक्सट्रोवर्ट अलग तरीके से करेगा। किसी के पास ओपननेस टू एनवायरनमेंट है तो वो अलग होगा। रिजिड बिलीफ, हाँ कॉग्निटिव रिजिडिटी होती ही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फील्ड डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस, दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन। मोटिव्स तो होते ही है ना, सबके अलग मोटिवेशंस होंगे, उस बेसिस पे हमारे परसेप्शन डिफर करेंगे। तो एक्चुअली सारे के सारे ऑल 5 आर समहाउ करेक्ट, पर अगेन द आंसर की सेज नन ऑफ द अबव। मे बी क्योंकि ऑल 5 आर करेक्ट इसलिए इट इज सेइंग नन ऑफ द अबव, बट मोर देन वन ऑफ द अबव भी करेक्ट हो सकता है। But the answer की again I am saying कि it states option E as correct answer. Okay? क्योंकि सारे ही 5 है तो शायद वो ऐसे सोच रहे होंगे कि कोई भी नहीं, क्योंकि ये 3 तो है नहीं ना, तो कोई भी नहीं ऐसे। बट मोर देन वन ऑफ द अबव करेंगे तो भी सारे ऑप्शन तो इंक्लूड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 इधर हो गया। ओके। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में यही दिक्कत है, आंसर की में ना बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है, बट ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन अपने हिसाब से। देख, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में है फिनोमेना लाइक थॉट, कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, कैटेगराइजेशन। जैसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, इजी क्वेश्चन। थॉट क्या है, अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज दैट बेस्ट एग्जाम्प्लीफाई द कॉन्सेप्ट, ये तो प्रोटोटाइप है ना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप, ये तो फर्स्ट हो जाएगा। देन प्रोसेसेस ऑफ असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ कॉन्सेप्ट या क्लास, इसको क्या बोलेंगे, कैटेगराइजेशन बोलते हैं ना। देन लैंग्वेज ऑफ द माइंड, जो दिमाग की भाषा होती है कौन सी होती है, विचार ही होती है, सो दैट इज थॉट। एंड रिप्रेजेंट्स एन एंटायर क्लास, कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 3 4 1 2 कहाँ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। देन विच थ्योरी फोकसेस on the distinction between intrinsic motivation and extrinsic motivation, कौन सी डिस्टिंग्विश करती है, रायन एंड डेसी की कौन सी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ठीक है, जिसमें हम 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं, विच इज CAR, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन ये आंसर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन तो हेल्थ बिहेवियर के लिए है ना मेनली। एंड स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल, इसको हम और क्या कहते हैं, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया था, प्रोचेस्का ने दिया था। इससे भी आजकल क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ठीक है, एंड आई हैव मेड अ सेपरेट आई गेस यूट्यूब शॉर्ट फॉर दिस स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल, देख लेना आप। प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। देन इफ यू बिगिन विद अ प्रॉब्लम एंड कम अप विथ मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्या हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई। यू आर यूजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग विच इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, फिर कॉन्ट्रली समटाइम्स यू कम अप विद अ करेक्ट सोल्यूशन बाय यूजिंग, क्या हो गया यहाँ पे, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन तो डाइवर्जेंट, और एक ही सोल्यूशन तो कन्वर्जेंट। तो पहले डाइवर्जेंट फिर कन्वर्जेंट, कहीं पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। देन ह्यूमनिस्टिक therapies are different from psychoanalysis because the humanistic therapies
किससे डिफरेंस है? ह्यूमनिस्टिक थेरेपी साइको एनालिसिस से ज़्यादा डायरेक्टिव होती है क्या? नहीं, नॉन डायरेक्टिव होती है ना। नॉन डायरेक्टिव कौन सी होती है? ह्यूमनिस्टिक होती है। एक्शन ओरिएंटेड होती है? नहीं, पैसिव होती है भाई, दे आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड। फोकस ओनली ऑन कॉन्शियस थॉट एंड बिहेवियर, हाँ। और साइको एनालिसिस किस पे फोकस करता है? अनकॉन्शियस पे, आपके ट्रॉमा पे, आपके चाइल्डहुड पे। तो ये चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड हैं कुछ कुछ चीज़ें। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेजर्स द एप्लीकेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज? किसी का लेवल ऑफ नॉलेज, उसकी स्किल एक पर्टिकुलर जॉब के लिए इन विच ही और शी विल बी अपॉइंटेड। पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपका वोकेशनल थोड़ी देखना है कि आपको किस में जाना है आगे फील्ड में। अचीवमेंट टेस्ट ही करेंगे ना, दिस इज कॉल्ड एज अचीवमेंट टेस्ट। ओके, देन अगेन मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और नॉमेनक्लेचर, मतलब उनको नेम्स बताने हैं बस। तो नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो न्यू केसेस जितने आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंसिडेंट्स कहते हैं। ठीक है, देन स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of diseases और health related behaviors in a given population। अगर हमको ये पढ़ना है कि किसी भी बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या कुछ किसी भी चीज़ का एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर या हेल्थ डिटोरिएटिंग बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमोलॉजी। तो यहाँ पे ये बी का फर्स्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड, उसको हम प्रेवलेंस रेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेवलेंस एंड अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट आकर टुगेदर, इसको तो हम सिंड्रोम कहते हैं, है ना। बहुत बार हम डिजीज नहीं कहते, हम सिंड्रोम कहते हैं, दैट इज अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। तो 3142 इज ऑप्शन सी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड या इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड भी कहते हैं, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ कोर कंडीशन? तो कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, होना चाहिए। यूपीआर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी होना चाहिए। जेन्युइननेस होता है एक और। ठीक है, इंसाइट जो है वो इधर नहीं होती, इंसाइट इज इन क्रिएटिविटी। ठीक है, और इंसाइट कहाँ होती है? जब आप काउंसलिंग, आप जनरल काउंसलिंग करते हो ना, तब आपको इंसाइट डेवलप करानी होती है क्लाइंट की। तो इस पर्टिकुलर जगह पे इंसाइट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा, नॉट पूछा है अगेन। देन डॉक्टर कुमार अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, कुमार जी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो डीप रिलैक्सेशन ऑफर करते हैं टू हिज फोबिक पेशेंट्स, ठीक है, उनके पेशेंट्स जिनको फोबिया है उनको डीप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कराते हैं। Further, he guides them to categorize their apprehensions from least to most anxiety provoking. Finally, he gradually unfolds the fear one by one and helps the patient gain control of the worries। ठीक है, कह रहे हैं जैसे किसी को हाइट का डर है, ठीक है, कह रहे हैं ना, he guides them to categorize their apprehension from least to most anxiety provoking। तो वो हो सकता है 28 फीट में जाने में वो डरे, मतलब हो सकता है वो 18th फ्लोर में उसको रहना हो, पर उसको हाइट का डर है तो डर लग रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर में जाने से भी डर है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर में, फिर सेकेंड में, ऐसे करते करते वो 18th फ्लोर की तरफ लेके जाते हैं, और उनको उसके बाद क्या हो जाता है? गेन कंट्रोल हो जाता है अपनी वारीज का, मतलब फोबिया थोड़ा बेहतर होने लगता है, ठीक होने लगती है कंडीशन। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, कैटेगरीज में आप अलग अलग कैटेगरीज में अपने जो भी आपका डर रहता है उसको डिवाइड करते हो, और वन बाय वन हायरार्कियल फॉर्म में वन बाय वन ऐसे ऊपर जाते हो। ठीक है, तो इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। बट फ्लडिंग क्या होता है? फ्लडिंग ऐसा होगा कि अचानक से उसको 20th फ्लोर में जाके खड़ा कर दिया, दैट इज फ्लडिंग। एवर्शन थेरेपी में आप उसको नेगेटिव स्टिमुलस के साथ कंडीशन कराते हो, मतलब उसको एसोसिएट कराते हो एक तरीके से, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। Then, hypochondriasis is classified under which disorder as per DSM-4? I am never able to understand कि ये DSM-5 कब आ गया है? 2013 में आ गया है, DSM-5 है ना, 2013 में आ गया है। अब उसके बाद अभी तक कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। 12 ईयर्स होने के बाद भी ये DSM-4 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच वॉज वेरी वेरी अर्ली। हो सकता है कुछ जन तो पैदा ही नहीं हुए हो जो अभी एग्जाम लिखने वाले हैं उस टाइम पे। तो आई डोंट नो द सेंस ऑफ देम आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप DSM-5 से पूछ लो, अभी रिसेंट DSM-5 TR भी आ गया है 2022 में, ठीक है, उससे पूछ लो।
ठीक है वो अभी बहुत न्यू है, पर आप DSM-5 से तो पूछ सकते हो ना, इससे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, लेकिन तो बोल रहे हैं कि किस में कैटेगराइज किया है, मूड में नहीं है, पर्सनालिटी में नहीं है, एंजाइटी में नहीं है, ये सोमैटोफॉर्म में था, दिस वाज अंडर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगेन मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक बताना है। फंडामेंटल दिया है, अप्लाइड दिया है, एनालिटिकल है, एम्पेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च के साथ क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, प्रोसेसेस दैट आर यूनिवर्सल, दिस इज करेक्ट राइट। इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, विच आर लाइक कॉमन और जनरल टू ऑल, जो यूनिवर्सल है। देन अप्लाइड रिसर्च क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम, कोई कंपनी है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ चीज़ नहीं चल रही, वहाँ पे अप्लाइड रिसर्च यूज़ होगी। एनालिटिकल रिसर्च क्या होगा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रेजेंट मटेरियल, एनालाइज कर रहे हैं आप, एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर एम्पेरिकल रिसर्च जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करेगा। तो यहाँ पे 4 1 2 3 कहाँ है, ऑप्शन ए ही है, दिस विल ओनली बी अ करेक्ट आंसर। देन सचिन is a type of person who constantly strives for excellence. ठीक है, he feels intense satisfaction when he is able to master a new task, most likely has high need for, तीन नीड्स होती हैं मैक्लेनेंस के अकॉर्डिंग, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। एक्सीलेंस यहाँ पे होगा नहीं, एफिलिएशन होगा नहीं, अचीवमेंट ही होगा ना, मतलब उसको एक्सीलेंस से ही खुशी मिल रही है, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हासिल कर ले रहा है तब, मतलब अचीव कर ले रहा है, तो यहाँ पे नीड फॉर अचीवमेंट ही सही आंसर होगा। Then which of the following psychologists first कहाँ गया पेज पे, wait, okay, which of the following psychologists first empirically established the social stresses distort physical health? तो ना आपने पढ़ा होगा लाइफ चेंजिंग यूनिट, लाइफ चेंजिंग यूनिट, जिसको हम LCU कहते हैं, ये किसने दिया था, होम्स एंड राहे ने दिया था। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकली, एम्पेरिकली, एक्सपेरिमेंटली ये स्टैब्लिश किया था कि सोशल स्ट्रेस जो हमको आते हैं वो हमारी फिजिकल हेल्थ को डिस्टॉर्ट करते हैं, और सबको उन्होंने अलग अलग यूनिट्स दिए थे, एंड आई गेस 300 प्लस कुछ करीब होते हैं। लाइक अगर किसी का डाइवोर्स हो गया तो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स, एंड किसी का लव्ड वंस की डेथ हो गई तो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स, ऐसे करके वो इसको मेजर करते थे। ओके, चलिए, व्हाट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी क्या होता है, ये दिस इज व्हेन समवन इज लेबल्ड बाय अ ग्रुप इन पावर, दिस इज लेबलिंग थ्योरी, लेबल कर दिया मतलब ये लेबलिंग थ्योरी का पार्ट हो गया। दिस इज व्हेन समवन प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर इन रिलेशन टू क्रिमिनल्स एंड पर्सन सेंटेंस, यस ये सही होगा। इसमें क्या होता है, एक बिलीफ होती है, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जिसे जैसे करने लगते हैं ना वो इंसान वैसे ही बिहेव करने लगता है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। अगर एक टीचर है, ठीक है, वो टीचर बोलेगा बच्चे से कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो सच में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई इंसान है, उसको आपने बोल दिया कि आपने क्राइम किया है, भाई उसने नहीं किया है, उसके बाद भी मतलब सोसाइटी इज सीइंग हिम विद सस्पिशन, बहुत ज़्यादा सस्पेशन से देख रही है, हमेशा उस पर शक कर रही है, ऐसे करके वो क्या करता है, वो वैसे ही थोड़ा सा बनने लगता है, क्योंकि उसको लगता है व्हेन एवरीवन इज थिंकिंग लाइक दैट तो कर ही देना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। तो ये सेंटेंस तो जाएगा इसमें, दिस इज व्हेन समवन प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर इन रिलेशन टू क्रिमिनल्स एंड पर्सन सेंटेंस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिप्रेशन इन ओल्ड एज इज ट्रू। तो डिप्रेशन के बारे में बताना है, डिप्रेशन इन ओल्ड अडल्ट्स इज इजीली डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड। नहीं, एक्चुअली क्या हो जाता है ना, जब कोई इंसान की बहुत एज हो जाती है, बहुत एज हो जाता है वो, तो उसको फिजिकल बीमारियां बहुत होने लगती हैं, तो वो बहुत इजीली डायग्नोस नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे डिप्रेशन है तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ होगा, उनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम के, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है। Healthcare providers may mistake symptoms of depression as just as natural reaction to illness, वही जो भी बताया, और the life changes that may occur with aging and may not treat depression, ये ऐसा होता है एक्चुअली, दिस एक्चुअली हैपेंस कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो कहती हैं एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है इनको, कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, उदासीनता रहती है, कुछ उदासीनता नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड, कि मतलब सैड या डिप्रेस्ड ऐसा फील करते हैं। ओके,
एंड ओल्डर अडल्ट देमसेल्फ सीक हेल्प फॉर द ट्रीटमेंट, नहीं वो तो नहीं करते हैं ज़्यादा, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। देन विच वन इज नॉट कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज एक यूनिवर्सल फिनोमिना है क्या? हाँ, सब जगह ही हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया में है तो अमेरिका में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सोशल सोशल चेंज जो है वो यूनिवर्सल है। इनएविटेबल अटल है ना, होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि 5 साल हुआ फिर एकदम से रुक गया, राइट, तो वो हमेशा होता है। इसके सोशल चेंजेस रेगुलर स्पीड, रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है। अभी अगर हमारे हम बोलेंगे घूंघट प्रथा जो है वो थोड़ी बहुत बची है, लेकिन पहले 5 साल पहले 10 साल पहले होती थी, पर आज से 40 साल पहले बहुत ज्यादा होती थी। तो ऐसा नहीं है ना कि हर 2 साल में इक्वल चेंज आया है, इट इज इरेग्युलर, कंसिस्टेंट है बट इरेग्युलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही करेक्ट हो गया। देन इन विच स्टेज ऑफ स्लीप ब्रेन वेव्स हैव अ फास्ट फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड, फास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लो एम्पलीट्यूड होता है, जो कि बीटा वेव्स के जैसे होता है व्हेन यू आर वाइड अवेक। तो बीटा वेव्स कब होती हैं? व्हेन वी आर अवेक। और उसके ही जैसे किसमें होता है? आरईएम स्लीप में होता है, जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इसमें भी क्या होता है, बहुत बार बीटा वेव्स जैसी होने लगता है, क्योंकि लो एम्पलीट्यूड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाती है, इसलिए इसको कभी कभी हम और क्या बोल देते हैं? पैराडॉक्सिकल स्लीप, दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल स्लीप, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो एक्टिव होता है, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर द सो कॉल्ड हॉथॉर्न इफेक्ट, आयो का बहुत फेवरेट टॉपिक है हॉथॉर्न, है ना। तो द सो कॉल्ड हॉथॉर्न इफेक्ट refers to which group phenomena, कि वन पर्सन इन अ ग्रुप यूजुअली डज मोस्ट ऑफ द वर्क, ऐसा तो नहीं है। पीपल इन ग्रुप टेंड टू ट्राई गेट अवे विद डूइंग एज लिटिल एज पॉसिबल, ऐसा भी नहीं है। पीपल ऑलवेज परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर बीइंग वॉच्ड, यही किस में बोला गया था? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, उसके प्रिंसिपल में बोला गया था कि जब लोगों को लगता है कि उनको देखा जा रहा है तो ज़्यादा बेहतर वो परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। अगर आपको पता है कि योर द वेर एवर यू आर वर्किंग, जैसे टीचर्स होते थे स्कूल में, अभी भी इफ़ यू आर टीचिंग समवेयर देन यू मस्ट रिलेट कि आप पढ़ा रहे हो और अचानक से कोई प्रिंसिपल आ जाए या डीन आ जाए या कोई वैसे आ जाए और आपको देखने लगे, तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो, बट आप ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करने लगते हो, राइट। तो दैट इज ओनली हॉथॉर्न इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, द एजुकेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांस्ड एंड डिप्राइव बैकग्राउंड कैन गेट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो लर्नर्स होते हैं जो डिसएडवांस्ड और डिप्राइव बैकग्राउंड से आते हैं, उनको क्या चीज़ नेगेटिवली प्रभावित कर सकती है? तो स्टीरियोटाइपिंग करती ही है, अगर हमने स्टीरियोटाइप्स बना दिए उनके बारे में कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, बच्चे बुली करते ही हैं, और बच्चों में थोड़ी ये सब चीज़ें होती हैं, तो स्टीरियोटाइप्स जो है वो तो होगा ही। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम, उनकी नॉलेज सिस्टम अलग होती है हमारे नॉलेज सिस्टम से, या हमारी किसी और से अलग होगी, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। टॉप डाउन करिकुलम, हाँ इससे भी हो सकती है। टॉप डाउन करिकुलम क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स आइडिया से स्टार्ट करते हो फिर सिंपल पे जाते हो, तो ऐसे बच्चों के लिए एकदम से कॉम्प्लेक्स आइडियाज जानना पहली क्लास में डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये भी प्रभावित करेगा उसको। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगी, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा, बाकी सब 1 2 एंड 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन बी। देन हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो यू डोंट नीड टू पैनिक, डोंट पैनिक, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकते ना, मतलब देयर वुड बी क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि भाई नहीं याद है, ठीक है। तो किसने दिया है? ये रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है, ओके। रिलेटिव डेप्रिवेशन फर्स्ट टाइम, मतलब सॉरी दिया नहीं है, इसको यूज किया है। देने वाला आई गेस जो जिसने पूरी थ्योरी बनाई है दैट वाज टेड, ओके। इसको यूज इन्होंने किया है। देन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ डिसएडवांटेज, टीच जो अगेन डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं उनको एजुकेशन देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो यूज स्पेसिफिक करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नहीं, अलग अलग थोड़ा उनके हिसाब से देख कर उनको डिवाइड करके या अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहिए, एक ही करिकुलम सब में नहीं चलाना चाहिए ऐसे टाइम पे, ओके। फिर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड इंक्लूड देम इन क्लास डिस्कशन, हाँ उनके बारे में आप जाने पहचाने समझे उनको, दैट वुड बी हेल्पफुल। सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, ये ठीक है, होना चाहिए, बट आंसर की में सिर्फ ऑप्शन बी दिया हुआ है, नहीं तो मोर देन वन भी सही हो सकता था इसमें। Then which one of the following factors does not promote national integration? सबका सबके साथ में जो भी चीज़ें होती हैं क्या चीज़ प्रमोट नहीं कर रही है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो कर रहा है ना,
सब, इट इज़ कॉमन टू ऑल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट सबके लिए कॉमन है, तो ये तो है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी, जो लोग एससी से आते हैं उनके लिए अलग स्कीम्स हैं, जो विमेन हैं उनके लिए अलग स्कीम है, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग स्कीम्स है, तो ये तो है। नेशनल इंटीग्रेशन ये कर ही रहे हैं, इक्विटी इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं। नेशनल फेस्टिवल्स एंड सिंबल्स हम सब सेलिब्रेट करते हैं साथ में, वो इसी के लिए ही होता है एक तरीके से। तो ए बी सी सब हो जाएंगे, तो मोर देन वन ऑफ दी अब सही आंसर है। देन लास्ट 4 क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, देन वील डू द रेस्ट इन पार्ट 2। ओके। नीलू एंड शीलू बोथ वर्क इन सेल्स, ठीक है, एंड रिसीव परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑन रेगुलर बेसिस। ओके। नीलू लव्स दीज रिव्यूज, इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो प्लीज ब्रेक डाउन करके ही पढ़े, है ना। नीलू लव्स दीज रिव्यूज बिकॉज इट मेक हर अ बेटर एजेंट, ठीक है, नीलू को वो बेटर एजेंट बना रहे हैं इसलिए उसको पसंद है रिव्यू। एंड शीलू ऑन द अदर हैंड डज नॉट लाइक टू रिसीव नेगेटिव फीडबैक बिकॉज इट हर्ट्स हर सेल्फ एस्टीम एंड मेक्स हर एंग्शियस। तो ये नेगेटिव को नहीं, मतलब वो कर पा रहे हैं, इनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे एक तरीके से। तो हु वुड बी कंसिडर्ड मोर अचीवमेंट मोटिवेटेड एंड व्हाई। तो दोनों ही एक तरीके से मतलब अचीवमेंट मोटिवेटेड तो है ही, ये पॉजिटिव लेके खुश है, ये नेगेटिव से असंतोष है एक तरीके से, पर दोनों के अंदर ही अचीवमेंट मोटिवेशन है इसलिए तो ये खुश है, और ये मतलब कंटेंट नहीं है, तो दोनों ही होंगे। बोथ ऑफ देम आर अचीवमेंट मोटिवेटेड, हम बोल सकते हैं इजीली। और ये इतना ज़्यादा इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि हम एकदम बेसिक पे पहुंच जाएं, ठीक है, तो बी वुड ओनली बी द करेक्ट आंसर। Then which one of the following is not a challenge for entrepreneur? Not a challenge. Managing the cash flow of the business, challenge है भाई ये तो। पैसे संभालना, कैसे आ रहा है, आ ही रहा है क्या कंटिन्यूसली। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉय, ये भी चैलेंज है, ठीक है। बहुत प्रोसेसेस होते हैं ना न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, कौन कैसा है कैसा नहीं, नहीं पता। चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इन द मार्केट, दिस इज ऑल्सो चैलेंजिंग, सभी चैलेंजिंग है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। लास्ट 2 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत बताना है। एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हार्म अ पर्सन, हाँ हार्म कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल अवेकनिंग से कुछ अलग हो, ठीक है, दैट इज ऑल्टर्ड। जैसे जब इंसान अल्कोहल ले लेता है तब जैसे हो जाता है, जब ड्रग इंड्यूस स्टेट होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कैन हार्म अ पर्सन, हाँ अल्कोहल कंटेंट हो गई बॉडी में, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लिए तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हेल्प अ पर्सन, यस इट कैन हेल्प एज वेल। मेडिटेशन जो होता है ना, मेडिटेशन या ड्रे ड्रीमिंग, ये सब जो होते हैं, या हिप्नोसिस, साइको एनालिसिस भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो, नहीं साइको एनालिसिस एक्चुअली वोंट कम हियर, हिप्नोसिस, यस। तो वो जो है वो हेल्प कर सकते हैं ना पर्सन को, तो कर सकता है। ड्रग यूज इज द ओनली वे टू क्रिएट एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं है। जब आप डे ड्रीम करते हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जब ड्रीमिंग कर रहे हैं, तभी भी तो इंड्यूस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सी ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फॉल्स पूछा था। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो जोसेफ स्टम्पटर को फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगर नहीं पता था तो दैट्स टोटली फाइन। बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे, ओके। And if you like my explanation, do like the video, leave a comment if you want, and also do subscribe to the channel.